Hello friends, welcome to the YouTube channel of B2H classes from basic to high। मैं कुलदीप सिंह चारण और आज हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे एसएसबी इंटरव्यूज से रिलेटेड। पिछले काफ़ी टाइम से मेरे पास लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि एसएसबी जो इंटरव्यू अभी हो रहे हैं, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के जो इंटरव्यू अभी हो रहे हैं, कोरोना होते हुए भी, लॉकडाउन होते हुए भी, बहुत सारे स्टेट में अलग अलग जगह लॉकडाउन है, लेकिन फिर भी अभी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी और मोस्टली एयरफोर्स एपकेट में जो लोग सेलेक्ट हुए हैं उनके एसएसबी इंटरव्यूज़ अभी चल रहे हैं। तो इसके लिए लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन है कि कैसे हो रहा होगा, क्या कर रहे हैं वो लोग, किस तरह से उन लोगों की बुलाने की प्रोसेस है, क्या ये इंटरव्यूज़ पोस्टपोन होते रहेंगे, होंगे आगे पोस्टपोन होंगे या नहीं होंगे। इससे रिलेटेड सारी क्यूरीज आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा जो है, मैं अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करूँगा 3AFSB से रिलेटेड, जो गांधीनगर में 3 नंबर जो थर्ड एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड गांधीनगर है उसके बारे में, उसकी सारी जो प्रोसेस फॉलो हो रही है वो मेरे पास पूरी डिटेल है, तो मैं उसके थ्रू आपको जानकारी दूंगा। तो प्रोसेस ऑफ कंडक्शन ड्यूरिंग कोविड-19 में उनका सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो कैसा चल रहा होगा। व्हाट विल बी हैपन ऑन डे फर्स्ट डे। हम लोग जहाँ ज़्यादातर लोगों के ये डाउट आ रहे हैं कि फर्स्ट डे हम जब सब लोग वहाँ जा रहे हैं तो उन लोगों को कैसे ट्रीट किया जा रहा है, क्या उनकी प्रोसेस हो रही है, क्या नहीं हो रहा है। एंड थर्ड वन हम जो डिस्कस करेंगे वो होगी हाउ टू प्रिपेयर योर सेल्फ। आप खुद को कैसे तैयार करके जाएं कि आप फर्स्ट डे स्क्रीन इन हो सको। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चन आ रहे हैं कि अभी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या यूज़ करना चाहिए हमें, क्या गुजरात जाने के लिए या गांधीनगर एयरफोर्स सर्विस सिलेक्शन सेंटर जाने के लिए बसेस, ट्रेन, एरोप्लेन या पर्सनल व्हीकल्स की फैसिलिटी है या नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, इस अभी गांधीनगर जाने के लिए सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। आप जिससे भी चाहे, आप चाहे तो एरोप्लेन, चाहे बस, चाहे ट्रेन, चाहे प्राइवेट व्हीकल, जिससे भी आप जाना चाहे आप जा सकते हैं। पास में जो नियरेस्ट सिटी पड़ती है गांधीनगर की वो है अहमदाबाद। बहुत सारे लोगों के डाउट होगा कि अहमदाबाद भी बड़ी सिटी, गांधीनगर भी बड़ी सिटी, दोनों पास पास कैसे हो सकती है। लेकिन अहमदाबाद और गांधीनगर एक ही है, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। लगभग 20 to 25 किलोमीटर की दूरी जो है वो अहमदाबाद से गांधीनगर की होगी। अब इसमें बहुत सारे लोगों की ये भी डाउट है कि 20 to 25 की डिस्टेंस है, बट क्या इन सारे ट्रांसपोर्टेशन के मीडियम से जाने पे हमें टीए मिलेगा या नहीं मिलेगा। हम सबको पता है कि जर्नी पर्टिकुलर फॉर्म भराया जाता है और ट्रैवलिंग अलाउंस जो है वो विद्यार्थी स्टूडेंट्स को जो है वो डबल करके दिया जाता है। तो एक बात बता दूं कि आपको उसके लिए आपकी टिकट की हार्ड कॉपी आपको चाहिए होगी। जो भी आप टिकट लेके जाओगे उसकी हार्ड कॉपी आपके पास होनी चाहिए। अतः इसका मतलब सीधा सा है कि आप लोग अपने पर्सनल व्हीकल से जाएंगे तो आपको ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं मिलेगा। आगे देखते हैं। आगे बहुत सारे लोगों को ये डाउट आ रहे हैं कि अभी अगर हम वहाँ जाते हैं तो हमारे रहने का क्या व्यवस्था होगी, लिविंग अरेंजमेंट हम लोग क्या करेंगे। क्योंकि गांधीनगर और अहमदाबाद अगर आप जाते हो तो जिस दिन आप, जो भी आपके इंटरव्यू की डेट होगी, रिपोर्टिंग डेट होगी, उससे एक दिन पहले आप वहाँ पहुँच जाएंगे। तो एक दिन वहाँ पहले पहुँचेंगे तो आपके लिए वहाँ रहने की व्यवस्था, ओयो होटल्स जो है वो अभी सारी ओपन है। किसी भी स्टेट में, किसी भी, जहाँ भी एसएसबी के इंटरव्यूज चल रहे हैं, ऐसा कोई सा भी सेंटर नहीं है कि वहाँ पे ओयो की फैसिलिटी बंद कर दी गई हो। ओयो की फैसिलिटी सभी जगह चल रही है। अगर आप पर्टिकुलर गांधीनगर 3AFSB में जाते हैं तो उसके लिए आपके पास दोनों जगह ओयो की फैसिलिटीज़ है। आपके पास अहमदाबाद में भी है, आपके पास गांधीनगर में भी है। गांधीनगर में अगर आप लेते हैं तो शायद गांधीनगर में थोड़ी होटल्स ओयो की आपकी कॉस्टली पड़ेगी, अहमदाबाद में आपको मीडियम रेंज में मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर अहमदाबाद आप इंटरव्यू वहाँ, अगर गांधीनगर आप सुबह जाना हो चाहो तो अहमदाबाद से आप टैक्सी, कैब, कुछ भी करके आप गांधीनगर सुबह जा सकते हैं आराम से। आप अगर अहमदाबाद से, अगर आपका रिपोर्टिंग टाइम गांधीनगर में 6:30 का और अहमदाबाद से अगर आप 4:30 या 5 बजे भी निकलोगे तो आराम से आप गांधीनगर के रिपोर्टिंग वेन्यू पे पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट थिंग अपन बात करते हैं क्वारंटाइन पॉलिसी। बहुत सारे लोगों के दिमाग में अभी भी ये डाउट है कि गांधीनगर में क्वारंटाइन पॉलिसी है या नहीं है। हम अगर वहाँ पे जाते हैं किसी अदर स्टेट से, कोई महाराष्ट्र से आ रहा है, कोई गुजरात में ही है, कोई राजस्थान से जा रहा है, कोई पंजाब से जा रहा है, कोई हरियाणा से जा रहा है, तो सबके दिमाग में एक ही डाउट है कि क्या अगर हम वहाँ जाएंगे तो हमें क्वारंटाइन किया जाएगा। तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं। गांधीनगर में अभी कोई भी क्वारंटाइन पॉलिसी नहीं है और मोस्टली जितने भी दूसरे सेंटर्स हैं, चाहे वाराणसी हो चाहे देहरादून हो, अभी फ़िलहाल किसी भी सेंटर पे क्वारंटाइन पॉलिसी नहीं रखी गई। अतः आप बिना सोचे समझे जा सकते हैं कि वहाँ क्वारंटाइन जैसी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको कहीं भी क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट थिंग अपन बात करते हैं वहाँ के रिपोर्टिंग पॉइंट की। तो मैंने बताया था कि हम लोग यहाँ जो डिस्कस करेंगे वो 3AFSB का डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे पीपीटी में आपको पिक्चर भी दिखाई है। ये गांधीनगर एसटी बस डिपो की,
गांधीनगर एसटी बस डिपो सेक्टर 11 इनसाइड पथिक आश्रम बस स्टैंड गांधीनगर। गांधीनगर का जो एसटी बस डिपो है सेक्टर 11 में है। अगर आप टैक्सी वालों को बताना चाहें तो आप सीधा बोल सकते हो कि हमें पथिक आश्रम बस स्टैंड जाना है। पथिक आश्रम बस स्टैंड का अगर आप बताएंगे तो आपको पथिक आश्रम का जो बस डिपो है एसटी बस डिपो सेक्टर 11 उसके राइट साइड के गेट पे वो आपको ले जाके छोड़ देगा। ये आपको यहाँ पे लोकेशन दिख रही होगी, कैसा है ये पथिक आश्रम। साथ ही अगर आप इस पॉइंट पे जाओगे, ये जो सेक्टर है जहाँ आप जाओगे रिपोर्टिंग के लिए, यहाँ पे इसी जो आपको पिक्चर दिख रही होगी, इस पिक्चर में इस साइड की तरफ आगे की तरफ जो है यहाँ पे गार्डन बने हुए हैं, अलग अलग कॉलम्स बने हुए हैं, जहाँ पहले शायद बस स्टैंड पे लोग जितने भी वो पैसेंजर्स आते थे वो वहाँ पे रेस्ट करते होंगे, लेकिन करंटली उनका यूज़ किया जाता है। आप लोगों को उस गार्डन में खड़ा किया जाएगा, एक अलग से एक लाइन बना के साथ में आपको खड़ा किया जाएगा। इसके साथ अलावा क्या भी आगे की क्या प्रॉब्लम प्रोसेस होती है वो भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो नाउ वी डिस्कस ऑन व्हाट विल बी देयर। आप अगर वहाँ जाते हो तो आपके साथ कैसा ट्रीटमेंट होगा या आप लोगों को बस स्टैंड पे क्या क्या करना होगा, तो उससे रिलेटेड है। तो व्हाट विल बी देयर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड मेक बी ए स्टैंड इन ए क्यू। आप सभी को एक लाइन बनानी होगी और एक एक लाइन में आपको वो खड़ा करने का ऑर्डर देंगे कि आप सब लोग लाइन बना के खड़े हो जाएंगे। तो मैक ए क्यू पहली प्रोसेस ही होगी। देन वो आपके 3 डॉक्यूमेंट वहाँ चेक होंगे। एक बार वो चेकआउट करेंगे, आपको बोलेंगे आपके 3 डॉक्यूमेंट निकालने के लिए। मैं आपको पहले ही बता दूं, वो आपके 3 डॉक्यूमेंट होंगे। आपका एडमिट कार्ड, जिसके ऊपर आपने जब आपका एपकेट का एग्ज़ाम दिया था तब एग्ज़ाम देते टाइम आपने जो सेंटर पे जो एडमिट कार्ड लेके गए थे वो ओरिजिनल एडमिट कार्ड वहाँ पे चेक होगा। साथ के साथ आपका जो इंटरव्यू का कॉल अप लेटर जो आया है वो कॉल अप लेटर वहाँ पे चेक होगा, और कोई भी आपका एक आईडी प्रूफ। तो आप लोग अगर वहाँ जाए तो प्रिपेयर होके जाए, आपको ये 3 डॉक्यूमेंट अपनी फाइल में सबसे आगे रखना है ताकि आप इजीली बाहर निकाल सकते हो। ये तीनों डॉक्यूमेंट मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, आपका एडमिट कार्ड, आपका कॉल अप लेटर और आपका आईडी प्रूफ। ये 3 चीज़ें आपको वहाँ लेके जानी पड़ेगी। देन नेक्स्ट प्रोसेस जो होगी वो होगी सैनिटाइज योर बैग। वो लोग आपके बैग को सैनिटाइज करेंगे। आप जो भी बैग लेके जाओगे, आई सजेस्ट यू दैट आप एक ही बैग लेके जाए, बट अगर फिर भी आप 2 भी बैग लेके जाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो लोग मना नहीं करेंगे 2 बैग के लिए। बहुत सारे लोगों में ये भी डाउट है कि उसके अंदर लिखा हुआ है एक ही बैग लेके जाना है, तो अगर हम 2 बैग लेके जाते हैं तो कोई आपको इस चीज़ के लिए कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो आपका वहाँ पे बैग सैनिटाइज किया जाएगा। बैग सैनिटाइज करने के बाद में वहीं बस स्टेशन पे आपसे बैग जो है वो सबमिट कर लिए जाएंगे। कोविड-19 से पहले की जो प्रोसेस होती थी उसके अंदर आपके जो बैग्स जो है, जितने भी आप बैग लेके जाते थे वो बैग आपके सेंटर पे सबमिट किए जाते थे, सेंटर पे आपसे जमा किए जाते थे, वहाँ आपसे रखवाए जाते थे। लेकिन इस बार कोविड के कारण इन लोगों ने अपनी प्रोसेस बदल दी है और आपको वहीं से आपको एयरपोर्ट पे बस स्टेशन जो आपका पथिक आश्रम है वहाँ आपको लेने के लिए 2 प्रकार के व्हीकल आएंगे। एक आएगी बसेस जिसके अंदर आपको बैठना होगा, और एक आएगी ट्रक। ट्रक के अंदर आपका ये जितना भी सामान है वो लोड कर दिया जाएगा। आपको सारा जो भी सामान है, सिर्फ आपके पास एक फ़ाइल रखने का आपको ऑर्डर मिलेगा। उसके अलावा फ़ाइल के अलावा आप अपने साथ में कुछ भी नहीं रख सकते हो, सारी चीज़ें आपकी वहीं सबमिट कर ली जाएगी। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपने जो आपकी फ़ाइल है उसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स, उनकी जेरॉक्स कॉपी, सब चीज़ें आप साथ में लेकर रखें। ऐसा नहीं हो कि बाद में आपको प्रॉब्लम हो कि मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो मैंने बैग में रख दिया, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। इसलिए आप पहले जो डॉक्यूमेंट है ध्यान रखें, एक ही फाइल में रखें और सारे डॉक्यूमेंट उसी डॉक्यूमेंट फाइल के अंदर अपने पेन भी डाल लें, पेंसिल, इरेजर, जो भी आप रिटर्न मटेरियल लेके जाते हैं वो सारा एक साथ रख लें। देन सेकंड प्रोसेस हम देख रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अलाउ ओनली डॉक्यूमेंट फाइल विद यू। आपके साथ आपके सिर्फ और सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स अलाउ किए जाएंगे, इसके अलावा कुछ भी अलाउ नहीं किया जाएगा। देन आपको ये ऑर्डर दिया जाएगा, आपने सामान रख दिया तो टेक योर सीट इन द बस, आप बस में जाके बैठ सकते हैं। आपको ऑर्डर मिल जाएगा कि आप बस में जाके बैठ सकते हैं। तो अब सीधी सीधी अगर मैं आपको बात बताऊं तो गांधीनगर एसटी बस डिपो पे पहुंचने के बाद आपके साथ क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल द इंस्ट्रक्ट यू टू स्टैंड इन ए क्यू। एक रो के अंदर, एक क्यू के अंदर आपको खड़े होने के ऑर्डर मिलेंगे। देन वो आपके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, 3 डॉक्यूमेंट, आपका एडमिट कार्ड, आपका कॉल अप लेटर और आपका आईडी प्रूफ। देन आपके बैग सैनिटाइज किए जाएंगे। सैनिटाइज करने के बाद आपको ऑर्डर दिया जाएगा कि अपने बैग जो है वो ट्रक के अंदर रख दो। ट्रक के अंदर 2 लोग खड़े रहेंगे, वो आपसे बैग लेंगे और ट्रक के अंदर वो अपने आप से सेट रखेंगे। ये बैग जो है, ये बैग आपको वापस 3 के अंदर मिल जाएगा। यहाँ से बैग ले जाके आपको 3 के अंदर मिल जाएगा। जो आपका फर्स्ट डे जब पूरा हो जाएगा, जिनको स्क्रीनिंग इन होंगे उनको अंदर जाने के लिए दे दिया जाएगा, और जो स्क्रीनिंग आउट होगा उनको इंस्ट्रक्शन दिया जाएंगे कि सामने जो बैग पड़े हैं उनमें से अपना बैग सेलेक्ट कीजिए और बस में जाके बैठ जाइए। देन मैं बात करता हूँ
कि आपको ये आगे की जो प्रोसेस है उसमें ये कि आपको डॉक्यूमेंट जो है एक फाइल डॉक्यूमेंट की रखनी होगी, सिर्फ वही आपके साथ अलाउ की जाएगी, बैग वगैरह कुछ भी अलाउ नहीं किया जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट पीपीटी पे। अब बात करते हैं रिपोर्टिंग एट 3 एफएसबी। आपको वहाँ से बस में बिठा लिया जाएगा और आपको 3 एफएसबी लेके आया जाएगा उस बस के अंदर। 3 एफएसबी में लाने के बाद आपके साथ क्या प्रोसेस होगी वो बात करते हैं। तो 3 एफएसबी में सबसे पहले आपको गाड़ी से बाहर उतारा जाएगा। गाड़ी से बाहर उतरने के बाद एक कॉमन होल उन लोगों का बना होता है, तो आपको गाड़ी से बाहर निकलते हुए सबसे पहले इंस्ट्रक्शन देंगे कि एक क्यू में खड़े हो जाएं। फिर से याद रखिएगा, एफएसबी में सारी जगह आपको एक लाइन में ही खड़ा होना है। कहीं भी आपको ऐसा ऑर्डर नहीं मिलेगा कि आप वहाँ खड़े हो जाओ, यहाँ खड़े हो जाओ। सारी जगह आपको एक लाइन में ही खड़ा होना पड़ेगा। तो आप जब 3 एफएसबी में रिपोर्ट करोगे, रिपोर्ट करते ही आपकी वापस एक लाइन बनाई जाएगी और सामने जहां आपको खड़ा किया जाएगा उसके जस्ट सामने एक बड़ा सा होल बना होगा। उस कॉमन होल के अंदर आपको जाने के इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे। आपको एक क्यू बना के उसके अंदर आराम से जाना है। आपके सोशल डिस्टेंस के साथ आपकी लाइन बनाई जाएगी। आपको अपने जो आपके शूज़ होते हैं, शूज़ के नीचे से सॉल तक सैनिटाइज़ की जाएगी। अंदर आपके हैंड सैनिटाइज़ किए जाएंगे और फिर आपको वो बताते रहेंगे उस सीट पे आपको जाके बैठना है। बैठने के बाद में आप लोगों को नॉर्मल आपका वार्म वेलकम होगा, जो या तो उस बोर्ड के प्रेसिडेंट करेंगे या उनके बिहाफ पे कोई आके आपको वेलकम करेगा। उसके बाद में आप लोगों से फॉर्म सबमिट करवाए जाएंगे। ये फॉर्म जो है ये आपको वहाँ पे उन लोगों के पास जो है वो प्रोजेक्टर होता है। प्रोजेक्टर पर वो एक एक फॉर्म दिखाते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे कि इस फॉर्म में इस ऑप्शन के अंदर आपको ये भरना है, इसके अंदर आपको ये भरना है, सारी चीज़ें वो आपको बताएंगे। बट आई एडवाइज यू, अगर आप लोगों को पहले से फॉर्म समझ में आता है तो आप फॉर्म एक बार घर से भर के लेके जाइए, साथ में एक एक फ़ोटोकॉपी आप एक्स्ट्रा लेके जा सकते हैं। तो वहाँ जो फॉर्म सबमिट होंगे वो कौन कौन से होंगे, तो सबसे पहला फॉर्म वो आपको दिखाएंगे कैंडिडेट क्वेश्चनरी। कैंडिडेट क्वेश्चनरी का जो फॉर्म है वो आप लोगों को वहाँ पे दिखाया जाएगा, फिलअप करवाया जाएगा, फिर वो लोग सबमिट कर लेंगे। देन वो आपको बोलेंगे कि आपका इंडेनिटी बॉन्ड जो है वो निकालिए बाहर। याद रखिएगा, इंडेनिटी बॉन्ड पे एक आपका विटनेस का सिग्नेचर होता है। तो अगर आप अभी एसएसबी के लिए जा रहे हैं तो आप अपने पड़ोसी का या किसी भी गजेटेड ऑफिसर का भी आप इंडेनिटी बॉन्ड पे सिग्नेचर करवा सकते हैं। यहाँ कोई ज़रूरी नहीं है कि आप गजेटेड ऑफिसर से करवाएं, आप किसी भी व्यक्ति से जो 18 साल से ऊपर की आयु का हो उससे आप इंडेनिटी बॉन्ड पे एज ए विटनेस सिग्नेचर करवा सकते हैं। अगर आपकी खुद की एज 18 साल से ऊपर है, एपकेट एंट्री वालों की 18 साल से ऊपर ही होती है, तो आपका जो वहाँ पे इंडेनिटी बॉन्ड के अंदर जो एंट्रीज होती है उसके अंदर आपका ही नाम लिखे, अपने गार्जियन से वो ना भरवाए, खुद ही वो भरे। और फिर भी अगर आप इंडेनिटी बॉन्ड कोई बंदा अगर भूल जाता है तो आपको वहाँ पे एक पेपर पे इंडेनिटी बॉन्ड अवेलेबल करवा दिया जाएगा, जेरोक्स आपको वो अवेलेबल करवा देंगे। बट वहाँ पे जो विटनेस के सिग्नेचर होंगे वो आपकी सीट के पास में जो लड़का बैठा रहेगा, जो एसएसबी देने आया है, वही आपका विटनेस बनेगा वहाँ पे। देन थर्ड फॉर्म जो होगा वो होगा जर्नी पर्टिकुलर का। याद रखिए, जर्नी पर्टिकुलर के साथ में आपको 3 डॉक्यूमेंट लगाना है। एक आपका जर्नी डॉक्यूमेंट का जो फॉर्म होता है वो लगाना है, साथ में आपकी बैंक डायरी की फर्स्ट पेज, बैंक की जो डायरी होती है उसका पहला पेज, या कोई भी कैंसिल चेक आप उसके साथ में लगा सकते हैं। थर्ड जो डॉक्यूमेंट होगा वो आपको लगाना होगा आपका टिकट। अगर आप एरोप्लेन या ट्रेन या बस से गए हैं तो उसका टिकट जो होता है वो आपको उसके साथ लगाना पड़ेगा। देन फोर्थ डॉक्यूमेंट जो होगा वो होगा कोविड-19 का। कोविड-19 फ्री का जो लास्ट में फॉर्म आया था, जो आपके मेन फॉर्म के साथ में नहीं आया था, बाद में जो फॉर्म इशू हुए थे उसमें आया था। अगर आप में से किसी के पास नहीं है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। या आप गांधीनगर 3 एफएसबी गांधीनगर करके हमारा टेलीग्राम पे ग्रुप है, उस ग्रुप में ऐड होकर भी आप वहाँ से भी फॉर्म ले सकते हैं। उस फॉर्म में का नाम जो है वो होगा कोविड-19, साथ ही साथ ये होगा एसिम्टोमेटिक सर्टिफिकेट। ये दोनों सर्टिफिकेट, पहले जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के अंदर जो आए हैं उसमें केवल एसिम्टोमेटिक सर्टिफिकेट आए, लेकिन अब उन्होंने फॉर्मेट चेंज कर दिया और कोविड-19 एसिम्टोमेटिक सर्टिफिकेट। तो फोर्थ डॉक्यूमेंट आपका ये होगा। फिफ्थ डॉक्यूमेंट जो होगा वो आपका डिक्लेरेशन फॉर्म होगा। आपका पांचवा जो डॉक्यूमेंट होगा वो आपका डिक्लेरेशन फॉर्म होगा। आपसे ये सारे फॉर्म भरवा लिए जाएंगे। फॉर्म भरवाने के बाद में आपको एक बार ब्रेकफास्ट के लिए फॉर्म ये सारे वहाँ पे सबमिट हो जाएंगे। बाकी की डॉक्यूमेंट फाइल आपके पास में रहेगी और आपको बोलेंगे कि आप जाके अपना ब्रेकफास्ट ले लीजिए। तो आपको वहाँ से भेजेंगे, आप अपना ब्रेकफास्ट लेंगे। ब्रेकफास्ट में जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके लिए एग वहाँ पे होगा, और जो लोग वेज खाते हैं उनके लिए ब्रेड और कटलेट वहाँ पे होगा। चाय आपको अवेलेबल करवाई जाएगी और ब्रेकफास्ट के बाद में थोड़ी देर आपको वहीं पे बाहर चेयर्स पे विद सोशल डिस्टेंस आपको बिठाए रखा जाएगा। उसके बाद में वो आपको फिर से मैं क्यू में खड़े करेंगे। क्यू में खड़े करने के बाद में वो लोग आपके 3 अलग अलग ग्रुप बनाएंगे। वो तीनों ग्रुप कुछ इस प्रकार होंगे। एक ग्रुप होगा जो लोग फ्रेशर्स जा रहे हैं, जिन्होंने कभी भी एसएसबी नहीं दिया।
उसके बाद में दूसरा ग्रुप जो होगा वो दूसरा ग्रुप होगा स्क्रीन आउट का, स्क्रीन आउट का एक और ग्रुप। तीसरा ग्रुप जो होगा वो होगा रिपीटर्स का, जो पहले कॉन्फ्रेंस आउट हो चुके हैं या रिकमेंडेड हो चुके हैं उनको बोलते हैं रिपीटर्स का। तो फ्रेशर्स, स्क्रीन आउट और रिपीटर्स, तीन का अलग अलग ग्रुप बनेगा। उसके अकॉर्डिंग फिर वो नाम बोलते जाएंगे और आपको चेस्ट नंबर प्रोवाइड करवाते जाएंगे, अलग अलग करके आपको चेस्ट नंबर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, मैं पहले बताना भूल गया था, जो जर्नी पर्टिकुलर फॉर्म आपका इसमें होता है, जर्नी पर्टिकुलर फॉर्म में आपको पहले बाकी सारे एसएसबी जो होते हैं उन एसएसबी में या नॉर्मल जो नोटिफिकेशन आता है उसमें ये लिखा होता है कि आपको सेम जो होता है टाइम पीरियड के लिए जो होता है, जैसे शॉर्ट कमीशन और सेम कमीशन के लिए, सेम कमीशन पे आपको दोबारा पेमेंट नहीं मिलेगा। अगर आपने पहले शॉर्ट कमीशन के लिए पेमेंट उठा लिया है तो शॉर्ट कमीशन के लिए आपको दोबारा पेमेंट नहीं मिलेगा। अगर आपने परमानेंट कमीशन के लिए उठा लिया तो परमानेंट कमीशन के लिए आपको दोबारा पेमेंट नहीं मिलेगा। लेकिन एपकेट के रूल्स अलग हैं। एपकेट में रूल्स कमीशन से नहीं डिसाइड किया जाएगा, यहाँ से आपकी एंट्री से डिसाइड किया जाएगा। अगर आपने एपकेट एंट्री में फर्स्ट टाइम आप इंटरव्यू देने आए हो तो आपको पेमेंट मिलेगा, अगर आप सेकेंड टाइम आए हो तो आपको नहीं मिलेगा। देन हम बात कर रहे थे OIR की, तो आपको चेस्ट नंबर की बात हो रही थी। चेस्ट नंबर आपको अलॉट कर दिए जाएंगे और आपको अलग अलग चेस्ट नंबर वाइज खड़ा कर दिया जाएगा, एक रो बना दी जाएगी अलग अलग, रिपीटर्स की अलग, स्क्रीन आउट की अलग और फ्रेशर्स की अलग। फ्रेशर्स को पहले ले जाया जाएगा, उनका OIR होगा, देन स्क्रीन आउट को लेके जाएगा, उनका OIR होगा, देन रिपीटर्स को लेके जाएंगे, उनका OIR होगा। अब OIR की बात करते हैं। OIR की एक बार फिर से हम आगे बात करेंगे, अभी इतनी सी बात करते हैं कि OIR से रिलेटेड जो है वो आपको तीनों का अलग अलग OIR होगा, फ्रेशर्स का अलग, रिपीटर्स का अलग और स्क्रीन आउट का अलग। फिर बात करते हैं हम लोग PPDT की। तो PPDT की अगर मैं बात करूं तो PPDT में सबसे पहले सेम वही होगा, OIR के बाद में आपको फिर से एक बार जो कॉमन हॉल होगा उस कॉमन हॉल से बाहर लाया जाएगा। बाहर लाके फिर से आपको बोला जाएगा कि आप अगर कोई पानी पीना चाहे, वॉशरूम जाना चाहे तो जा सकता है, बाकी सारे लोग जो भी है वो फिर से एक बार क्यू बना के खड़े हो जाएं। तो सबको क्यू बना के एक एक करके बैचेज में खड़ा किया जाएगा। देन आपको फिर से एक एक करके रिपीटर्स को अलग, फ्रेशर्स को अलग और स्क्रीन आउट को अलग, तीनों को अलग अलग करके फिर से एक बार PPDT के लिए लेके जाएंगे। PPDT के लिए आपको जो भी प्रोसेस होगी वो मैं फिर से एक बार आगे बता दूंगा। PPDT होने के बाद में आपको बोला जाएगा, पहले आपको सिर्फ पिक्चर दिखाई जाएगी, वहाँ पे जो कॉमन हॉल होगा, जिस हॉल में आपने अभी तक अपने डॉक्यूमेंट भी वहीं सबमिट किए थे, अपना OIR टेस्ट भी वहीं दिया था, वहीं आपका PP होगा, DT वहाँ नहीं होगा, केवल PP। पिक्चर आपको वहीं दिखाई जाएगी, आपको वहीं स्टोरी लिखनी होती है। स्टोरी लिखने के बाद आपको बाहर लाया जाएगा उस हॉल से, और उसके जस्ट जो आपका हॉल आएगा उस हॉल से राइट हैंड की तरफ एक फिर से हॉल बना होगा, उस हॉल में आपको लेके जाएंगे और वहाँ पे आपका डिस्कशन टेस्ट होगा। कोविड के कारण अभी ज़्यादातर सेंटर्स पे वो लोग आपकी स्टोरी नहीं पढ़ रहे, आपकी स्टोरी पढ़ने में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, अतः जितने भी लोग हैं वो अपने नरेशन को ज़्यादा इफेक्टिव बनाए। देन जब आपकी PPDT कंप्लीट हो जाएगी, डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको लंच के लिए भेज दिया जाएगा। लंच करके आप वापस आएंगे, आने के बाद में आपको रिजल्ट सुना दिया जाएगा। जो इन होगा, स्क्रीन इन होगा, उनको उनके डॉक्यूमेंट एक बार देखे जाएंगे, उनके नाम अनाउंस किए जाएंगे। जैसे ही वो नाम आपके चेस्ट नंबर बोलेंगे, चेस्ट नंबर बोलते ही आपको अपना नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ बोलना है। डेट ऑफ बर्थ बोलने के बाद आपको बताया जाएगा, आपको अपने वहाँ पे से अपने जहाँ पे लगेज पड़े हैं सबके, उनमें से अपना लगेज उठाना है, साइड में करना है और वहीं पे क्यू बना के खड़े हो जाना है। जिनकी एंट्री नहीं होती है वो लोग अपने सामान को उठाए, बस में बैठना है और वापस उनको वही पतिक आश्रम बस डिपो पे छोड़ दिया जाएगा। अब हम आगे बात करते हैं OIR टेस्ट से रिलेटेड। बहुत सारे लोगों के ये भी डाउट आए हैं कि अभी OIR टेस्ट कैसे हो रहे होंगे, OIR टेस्ट में कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कितना हार्ड होता है, क्या एपकेट का पेपर जितना हार्ड था उतना ही OIR हार्ड होता है? तो मेरा आंसर है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस। लोगों के दिमाग में ये डाउट चल रहा है कि कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं बता दूं आपको, अप्रोक्सीमेटली मेरा जो OIR होता है उसके अंदर 50 क्वेश्चंस आए थे। OIR के अंदर 50-50 क्वेश्चन के 2 सेट होंगे, पहला और दूसरा। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि एक वर्बल होगा एक नॉन वर्बल, ऐसा कुछ नहीं होता। दोनों जो होंगे आपके OIR सेट वो वर्बल और नॉन वर्बल का मिक्सअप होगा, अलग अलग नहीं होंगे, एक ही होंगे। देन हम बात करते हैं टाइम गिवन। तो आपका गिवन टाइम जो होगा वो कुछ लोगों को 25 मिनट, एक बैच को 25 भी मिला था और एक को 27 मिनट भी मिला था। तो 25 या 27 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। ये टाइम जो आपको दिया जा रहा है ये सफिशिएंट है, इस टाइम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोगों के ये दिमाग में होता है कि क्या इस टाइम में मैं अटेंड कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो मैं यहाँ भी आपको ये बोलूँगा कि यस, बहुत ईजी है, ईजिली आप लोग जो है इसको अटेंड कर पाओगे। देन आपके नेक्स्ट माइंड में आ रहा होगा टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे होंगे, वो लोग कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, मोस्टली क्वेश्चंस के फॉर्मेट जो होते हैं या तो वो APGP से रिलेटेड आपको पूछेंगे, अर्थमेटिक प्रोसेस से रिलेटेड,
या आपसे कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाएंगे, यदि ए बी के इक्वल है तो सी किसके इक्वल होगा। दो डिज़ाइंस दी हुई होगी कि ये जो है शेप जो है इस शेप में कन्वर्ट हो रहा है, तो थॉट सपोज कीजिएगा कि ये जो शेप है ये किस शेप में कन्वर्ट होगा। देन आपको ये ऐसे क्वेश्चन भी दिए जाएंगे कि ए बी सी डी ई 5 दे दिए कि इनमें से डिफरेंस कौन सा है, वो भी पूछ सकते हैं। फिर आपसे ये भी पूछते हैं कि अगर कोई एक रो दे दी जाएगी और मतलब अलग अलग लेटर्स दे दिए जाएंगे और बोला जाएगा कि इस लेटर को अगर सही वे में अगर अरेंज करो तो क्या वर्ड बनेगा। जैसे मेरा जो हुआ था उसके अंदर इन लोगों ने सीधा सीधा दिया था कि ANBALG, अगर इनको सही क्रम में अरेंज करो तो एक इंडिया के स्टेट का नाम बनता है, और उस स्टेट का नाम बनने पे लास्ट डिजिट क्या आएगा, तो सीधा सीधा था बंगाल बनेगा और बंगाल में लास्ट का एल आएगा। फिर एक दूसरा भी था, उसके अंदर भी सेम था कि RSPRAOW, अगर इसको सही से अरेंज किया जाए तो एक बर्ड का नाम बनेगा, तो बर्ड का नाम बनता है स्पैरो, जिसका लास्ट डिजिट होता है W। देन बात इसके अलावा एक और था EINEC, इसको सही से अगर मैनेज करो तो एक रिलेशन का नाम बनता है, तो बोलता है नाइस नेशन भतीजी। तो ये 3 क्वेश्चंस आए थे मेरे अरेंजमेंट से रिलेटेड। इसके अलावा अगर हम बात करें तो और बाकी के क्वेश्चंस आपके आएंगे अल्फ़ाबेटिक सीरीज से रिलेटेड। याद रखिएगा अल्फ़ाबेटिक सीरीज जो आएगी वो इसके अलावा आपकी जो इंग्लिश के जो वर्ड्स होते हैं, लेटर्स होते हैं, वो लेटर्स आपको पहले से ऑलरेडी वहाँ पे दिए हुए मिलेंगे। जो आपकी OMR होगी, OMR के ऊपर आपको दिए हुए मिलेंगे। OMR जो है वो नॉर्मल जो OMR आती है जिसमें सर्कल फिल करने होते हैं, वैसी OMR नहीं होता है, सीधा क्वेश्चन नंबर दिए होते हैं, उसके आगे आपको आंसर नंबर लिखना होता है। इसके अलावा पैर सीरीज आएगी, ट्रू फॉल्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ट्रू फॉल्स से रिलेटेड मुझसे जो क्वेश्चन पूछेंगे तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मुझे ये पूछा गया था, अलग अलग जो होते हैं वर्ड्स देते हैं वो लोग और बोलते हैं कि इन वर्ड्स को सही ऑर्डर में अरेंज करो और एक लाइन बनाओ, और वो सेंटेंस बनने के बाद वो सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है आपको बताना होता है। तो मेरे जो था वो था थीफ, द, पुलिस, नाइट, इनटू, चेंज, 8। इसको सही अरेंज में सही ऑर्डर में अरेंज करना था। तो इसका सही ऑर्डर में अरेंज आप एक बार सोचिए क्या हो सकता है। मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ, थीफ, द, पुलिस, नाइट, इनटू, चेंज, 8। तो मैंने इसका जो अरेंज किया था वो शायद ये था कि द पुलिस चेंज इनटू द थीप एट नाइट। पुलिस जो है वो रात को चोरों में बदल जाती है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये फॉल्स था, तो मैंने फॉल्स किया। इसके अलावा एक और था, मैन, फास्टर, देन, रन, हॉर्सेस। तो फिर से रिपीट कर देता हूँ, मैन, फास्टर, देन, रन, हॉर्सेस। तो इसमें शायद ये था कि हॉर्सेस मैन, तो इसमें ये जो सही होगा वो था हॉर्सेस रन फास्टर देन मैन, घोड़े जो इंसान से तेज़ भागते हैं। तो मैंने इसका ट्रू किया था, तो ये भी शायद मेरे हिसाब से सही था। देन कुछ लोगों की ये भी क्वेश्चन थे कि इस टेस्ट का लेवल क्या है, हाई ईजी है, मॉडरेट है या हाई है। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि इसका लेवल जो है वो मॉडरेट से ईजी है, बिल्कुल ईजी से आएगा, इतना कोई टफ नहीं है। तो आप OIR पे अगर प्रैक्टिस ना भी करें ज़्यादा तो भी आप इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट अपन आते हैं, तो OIR से रिलेटेड सारे डाउट हो गए होंगे, फिर भी नहीं हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। अब बात करते हैं PPDT से रिलेटेड। PPDT से रिलेटेड बहुत सारे लोगों के डाउट्स आ रहे हैं कि टाइम कितना दे रहे हैं वो स्टोरी रिटर्न के लिए, वो नरेशन के लिए कितना टाइम दे रहे हैं और वो डिस्कशन के लिए कितना टाइम दे रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले PPDT के लिए जो नॉर्मली टाइम दिया जाता है आपको PPDT के लिए पिक्चर देखने के लिए और उस पर स्टोरी लिखने के लिए, वो टाइम आपको यहाँ भी दिया जाएगा। एक्चुअली वैसे ही होगा, 30 सेकंड के लिए आपको पिक्चर फ्लैश की जाएगी, 30 सेकंड के लिए फ्लैश करने के बाद आपको 4 मिनट वापस दिए जाएंगे स्टोरी लिखने के लिए। कुछ लोगों की ये भी डाउट है कि 1 मिनट और 3 मिनट ये अलग अलग दिए जाते हैं या एक ही दिए जाते हैं। अलग अलग नहीं दिए जाते, एक ही 4 मिनट का स्लॉट दिया जाता है। हाँ, जैसे ही आपका 4 मिनट में पहला 1 मिनट पूरा होगा, वो बेल बजा देंगे कि 1 मिनट पूरा हो गया। वो 1 मिनट आपको बॉक्स फिलअप करने के लिए, आपकी डिटेल्स फिलअप करने के लिए वैसे दी जाते हैं। लेकिन जनरली ये डिटेल्स जो है वो 45 सेकंड में भी आप फिलअप कर सकते हो, तो 15 सेकंड आपके उधर से प्लस पॉइंट में रह जाता है। फिर हम बात करते हैं टाइम फॉर नरेशन। नरेशन के लिए कितना टाइम दिया जाएगा।
तो गांधीनगर एएफएसबी में नरेशन के लिए आपको कोई मना नहीं करेगा। एक इंसान जनरली 1.5 मिनट तक नरेशन कर देता है सारा कंप्लीट, और हाईएस्ट लिमिट होती है 1.5 मिनट में। 1.5 मिनट से ज़्यादा वैसे भी नरेशन कर भी नहीं पाते हैं, तो इस 1.5 मिनट में आपको नरेशन करना होता है और आपको कोई भी नहीं रोकेगा। हालांकि नॉर्मली जो बताया जाता है वो टाइम 1 मिनट का बताया जाता है कि 1 मिनट में नरेशन करना होता है, लेकिन गांधीनगर एएफएसबी में अगर आप 30 सेकेंड में कंप्लीट करोगे या 1.5 मिनट में करोगे, आपको कोई मना नहीं करेगा। देन हम बात करते हैं सबसे बड़ी बात डिस्कशन की। डिस्कशन से रिलेटेड अभी करंटली सबसे बड़ी प्रॉब्लम डिस्कशन पे चल रही। जनरली एफएसबी में जो बाकी के जो एसएसबी रहते हैं, जैसे मैंने बेंगलोर और भोपाल दिया था, तो वहाँ मुझे 5 से 7 मिनट का मिनिमम टाइम दिया जाता है, और जनरली ऐसा बोलते हैं कि 10 मिनट डिस्कशन के लिए आपको दे दिए जाते हैं। अगर आपका वहाँ पे जो एसएसबी सेंटर है वो कूल एंड काम है तो आपको 10 मिनट दे देते हैं, बाकी जनरली 7 मिनट 5 मिनट आपको देते हैं। लेकिन ये चीज़ इस बार मैंने नोटिस की थी एएफएसबी के अंदर, 3 एएफएसबी गांधीनगर के अंदर आपको डिस्कशन के लिए इतना टाइम नहीं दिया जाएगा। वहाँ डिस्कशन के लिए मैक्सिमम आपको 1.5 मिनट, 1.5 मिनट आपको दिया जाएगा। मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर मान लूँ तो एक बैच को 2 मिनट दिए गए थे, 2 मिनट से ज़्यादा आपको कोई डिस्कशन के लिए टाइम नहीं देगा। अतः आपको सीधा एक ही बात याद रखनी है, आपको जैसे तैसे अपने 2 मिनट के अंदर अपना जो भी आप बोलना चाहो वो 2 मिनट के अंदर अंदर बोल दीजिएगा। वेट मत करना कि मैं कब मेरा मौका है, कब मैं बोलूँ, आपको मौका कोई नहीं देगा। तो आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको पार्टिसिपेट करना है डिस्कशन में, अपने थॉट शेयर करने, और हो सके तो आपके थॉट ऐसे इफेक्टिव होने चाहिए और थोड़े लाउड वॉइस में होने चाहिए, और ज़्यादा लाउड भी नहीं होनी चाहिए। नॉर्मल वॉइस आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आपकी वॉइस जो है बाकी लोगों से थोड़ी डिफरेंटली आप सब लोगों को नोटिस करवा सको, क्योंकि सारे लोग एक साथ में जैसे फिश मार्केट होता है वैसे ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो आपको इफेक्टिवली बोलना है ताकि आपकी आवाज़ को सब सुने। तो टाइम फॉर डिस्कशन मैंने बता दिया, 1.5 मिनट से 2 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। आपको जितना जल्दी हो सके पार्टिसिपेट करना है। नरेशन आपका जो है वो 1 से 1.5 मिनट में हो जाता है। स्टोरी राइटिंग के लिए जो आपको 5 मिनट 30 सेकंड का स्लॉट दिया जाता है वही आपको दिया जाएगा, कोई उसमें कमी नहीं होगी। अब बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि पीपीटी टीम स्टोरी जो पहले हुए हैं उनकी क्या क्या स्टोरी आई है। तो जो 2 अगस्त का जो एसएसबी था उसके अंदर स्टोरी आई थी कि एक लड़की सेंटर में खड़ी है और उसके अलावा इधर 3 लोग और इधर 2 लोग खड़े हैं। उन लोग सब लोगों ने हाथ में एक ट्रॉफ़ी ले रखी है, और ट्रॉफ़ी लेने के अलावा साथ में यहाँ पीछे 3 स्टंप, क्रिकेट के स्टंप बने हुए हैं। तो क्लियरली है कि क्रिकेट मैच इन लोगों ने जीता है, और जीतने के बाद ये अपनी ट्रॉफ़ी सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसके अंदर थीम ये हो सकती थी कि ये 5 खिलाड़ी है और ये उनकी कोच है, ये लड़की जो है वो इनकी कोच है। ऐसी कुछ थीम से रिलेटेड था, और ये थी इनकी पीपीटी स्टोरीज़। इसके अलावा और भी अगर आप लोगों की कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपका जवाब दूंगा। इसके अलावा अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पे भी आना चाहें तो एक हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है वो हमारे इंस्टीट्यूट के नाम से ही है, B2H क्लासेस के नाम से। B2H क्लासेस के नाम से होने के साथ साथ अगर आप हमारे एसएसबी स्टूडेंट हैं, एसएसबी गांधीनगर के ग्रुप से जुड़ना चाहे तो आप सीधा सीधा टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा 3AFSB गांधीनगर, आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग B2H क्लासेस। प्लीज़ अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी और थोड़े बहुत भी अगर आपके लिए यूज़फुल है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसी है। थैंक यू सो मच।